भारतीय इतिहास का अध्ययन। भूमिका। तुम्हारे मन में अक्सर सवाल उठता होगा कि तुम इतिहास क्यों पढ़ते हो। आपके मन में भी ऐसा ऐसा आता होगा कि आखिर हम लोग इतिहास की कोरी कल्पनाओं को, बीती बातों को क्यों पढ़ते हैं। गुजरे हुए जमानों को समझने का एक रास्ता है इतिहास का अध्ययन। क्योंकि जो वक्त बीत बीत गया है, उन बीते हुए वक्त को हम कैसे याद कर सकते हैं, उन बीते हुए वक्त के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। उसका एकमात्र माध्यम क्या हो सकता है? इतिहास हो सकता है। इतिहास ही वह माध्यम होगा जिसके द्वारा हम बीते हुए बातों को जान सकते हैं। इसका तात्पर्य अतीत को समझने का प्रयास करने से भी है, और अतीत को समझना बहुत जरूरी है। यदि आप भविष्य का अच्छा निर्माण करना चाहते हैं तो बिना अतीत को समझे एक अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इतिहास में यह समझाने का प्रयास किया जाता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन किस तरह का था, उन्हें किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, वे उन दिक्कतों से किस प्रकार हल करते थे, कैसे उन समस्याओं को वो झेलते थे। जब उनके दिमाग में जब सवाल आया कि हम कैसे आत्मा परमात्मा की बातें आई या कोई भी बातें आई, उन दिक्कतों को वो कैसे झेले, उनका वो क्या निदान निकाले, ये सब भी हम इतिहास में जानेंगे। जब कभी भी जल समस्या आता होगा, बाढ़ आता होगा, सुखाड़ आता होगा, कैसे हमारे इतिहास के लोग उसका हल ढूंढते होंगे। अतीत को जानना अति आवश्यक है क्योंकि तुम आज के भारत की परिस्थिति को बेहतर ढंग से समझ सकते हो। सही कहा गया। यदि आज को जानना है तो बीते कल को जानना जरूरी है। यदि हम आज 2023 को समझना चाहें तो निश्चित तौर पर इसकी समझ हमें 2022 की घटनाओं से ही लग सकता है। क्योंकि मेरा मानना है कि यू आर नथिंग एल्स, आप कुछ भी नहीं हैं, बस अपने किए गए कर्मों का प्रतिफल है। आपने जो कुछ भी अतीत में किया है वही आप वर्तमान में भोग रहे हैं, और जो कुछ आप वर्तमान में करेंगे वही आपका भविष्य होगा। तो भारत की परिस्थिति को, भारत की स्थिति की समस्याओं को, भारत के मानसिकता को, भारत की दर्शन को समझने के लिए हमें अतीत को समझना बेहद ज़रूरी है। तभी हमें अपने देश की कहानी मालूम होगी। इस कहानी की शुरुआत सदियों पहले हुई। अब इतिहास के अध्ययन का तरीका कुछ बदल गया है। पहले इतिहास में ज़्यादातर तारीखों और घटनाओं की, केवल राजनीतिक घटनाओं की भरमार रहती थी। केवल राजा महाराजा की ज़िंदगी के बारे में डेट सिर्फ दिया रहता था, जिस कारण से क्या होता था, लोग समझते थे इतिहास जो है ना सिर्फ तारीखों का जमावड़ा है। लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। इतिहास एक जीवंत झरोखा है, जिसमें झाँक करके खिड़की है, जिसमें झाँक करके हम अतीत का दर्शन कर पाते हैं। निश्चित तौर पे, क्योंकि सिर्फ राजा महाराजा की कहानी रहेगी तो वह एक उबाऊ कहानी होगी, और लोग तो कहने लगे थे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा है, रात को पढ़ो पूरा दिन को सफ़ा है। लेकिन जब जैसे जैसे हम इतिहास की घटनाओं से जुड़ते हैं, हम निश्चित तौर पे यह बात मानने लगते हैं कि इतिहास सिर्फ ये नहीं है कि हम जो हैं जी रहे हैं, हम समझ रहे हैं। असल में इतिहास उस समय का आलोक है, उस समय का दृश्य जगत है। अब इतिहास में जीवन के अनेक पहलुओं का समावेश होता है। जीवन के विविध अंगों के अध्ययन को ही हम संस्कृति कहते हैं। जीवन के विविध रंग आपके सामने हैं, और अलग अलग जो रंग हैं जीवन के, वो अलग अलग सांस्कृतिक परिवेश का निर्माण करते हैं। एक ज़माना था जब समझा जाता था कि कला, स्थापत्य, साहित्य और दर्शन से संबंधित जानकारी ही संस्कृति है। लेकिन अब हम इसमें समाज को भी शामिल करते हैं। सिर्फ कला, साहित्य, स्थापत्य और दर्शन ही नहीं, बल्कि समाज में आम लोगों की ज़िंदगी, उनके इस्तेमाल किए जाने वाले वस्तु, उनका जीवन दर्शन, ये सब कुछ भी एक संस्कृति के भीतर ही आता है। इसलिए इतिहास में अब समाज के उच्च वर्गों का ही नहीं, बल्कि समाज के सभी स्तरों के समुदायों का अध्ययन होता है। इतिहास में हम बहुत बारीकी से समाज के विभिन्न वर्गों के बारे में जानते हैं, उनकी वस्तु स्थिति को समझते हैं, और यह जानने का प्रयास करते हैं कि वह कैसे कैसे जीवन जी रहे थे। अब इतिहास में राजाओं और राजनीतिकों के अलावा अन्य लोगों जैसे व्यापारियों, कारीगरों, किसानों, मजदूरों के बारे में भी जानकारियाँ मिलती हैं, जिन्होंने इतिहास को बनाने में अपना योगदान दिया है। क्योंकि अगर कोई भी समाज अगर चल रहा है तो समाज सिर्फ राजा महाराजा से तो नहीं चलता है। समाज को चलाने के लिए विविध प्रकार के लोगों का ज़रूरत पड़ता है, अलग अलग काम करने पड़ते हैं, और उन लोगों के जीवन को जानने का भी प्रयास हम इतिहास के माध्यम से करेंगे। इतिहास में कला और स्थापत्य का, भारतीय भाषाओं के विकास का, साथ ही धर्मों का अध्ययन होता है। अब हम
केवल यह नहीं देखते कि समाज के कुलीन वर्गों में क्या होता है, बल्कि निचले स्तर के लोगों के कार्यों और रुचियों को भी जानने का प्रयास करते हैं। हम बहुत बारीकी से समझना चाहते हैं कि राजा महाराजा का जीवन ऐसा था, तो आम लोगों का जीवन कैसा था, एक गरीब आदमी कैसे जीवन जी रहा था, वो अपनी मौलिक आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर रहा था। इससे इतिहास का अध्ययन अधिक दिलचस्प हो जाता है और हमारी रुचि बढ़ती है, और हम अपने समाज को काफ़ी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। कुलीन और समान स्तर के जिन लोगों से समाज बना है, कुलीन मतलब अमीर, अमीर और समान स्तर के जिन लोगों से हमारा समाज बना है, वह सभी आरंभ में भारत के मूल निवासी नहीं थे। बड़ा रोचक बात है, जिसे आप अभी हिंदू संस्कृति कहते हैं। हम अपनी सनातन संस्कृति जिस बात को कह देते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति है, जो भारत की मौलिक संस्कृति है, उसी के लोगों को मानते हैं। असल में वो कहीं बाहर से आकर बसे थे। बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि भारत के जो मूल निवासी हैं, वह मूल निवासी यहाँ के द्रविड़ प्रजाति के लोग हैं, या यहाँ के मौलिक लोग जो हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं। लेकिन जिस हम हिंदू संस्कृति की बात करते हैं, वो बाहर से आए थे। उनमें से बहुत से बाहर से आकर बस गए, क्योंकि भारत में क्या हुआ ना, कई प्रकार के विदेशी आक्रमणकर्ता, भारत में विदेशियों ने धर्म के नाम पर शस्त्र से भारतीय संस्कृति में अपने आप को स्थापित किया। कई शक, कई कुषाण, कई तरह के हिंद यवन के सारे राजा महाराजा, उनकी जनजातियाँ, उनके समाज के लोग भारतीय संस्कृति से घुल मिल गए, और यहाँ उन्होंने शादियाँ की, यहाँ के लोगों से घुल मिल गए और भारतीय समाज का अंग बन गए। क्योंकि जब कोई विदेशी शक्तियाँ हमारे हिंदुस्तान में, प्राचीन भारत में आए थे, तो वो भारतीय संस्कृति की विशिष्टता और भारतीय संस्कृति की जो अलौकिक दिव्यता थी, उसको समझ करके उनको समझ में आया कि यह बहुत ही विशिष्ट संस्कृति है, और अपने आप को उसमें शामिल कर लिया। इसलिए नाना प्रकार के लोगों के कारण हमारे देश में नाना प्रकार के धार्मिक कृत्य होते हैं, विविध प्रकार की बोलियाँ बोली जाती हैं, और कई प्रकार के रीति रिवाज हैं। हमारा जो कस्टम्स है, हमारी जो ट्रेडिशन है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी कथाएं हैं, हमारी भाषा है, यह एक ऐसा गुलदस्ता है भारत, जिसमें कई तरह के फूल खिले हुए हैं, और ये फूलों का संसार कितना प्रतिम लगता है। हमारे कई मौजूदा विचारों के बारे में हम सोचते हैं, वह पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, इसलिए सही हैं, लेकिन हर मामले में ऐसा नहीं है। एक बहुत बढ़िया लाइन कहे हैं कि हर जो पुरानी चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि वह अच्छी हो, उसे आप अपनाएं, और हर नई चीज़ खराब नहीं होती। इसीलिए नए और पुराने के बीच में आप बेहतर को अपनाएं, प्रासंगिक को अपनाएं, सही का चुनाव करें। इसके लिए इतिहास का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको इतिहास को ठीक से जानने और समझने में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि इसका दुरुपयोग ना हो। वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझना आवश्यक है। ना सिर्फ वर्तमान को समझने के लिए, बल्कि आप एक अच्छा भविष्य रचने के लिए एक अच्छे अतीत की समझ होना ज़रूरी है। इफ़ यू वांट टू क्रिएट हिस्ट्री इन योर लाइफ, यू शुड मस्ट हैव टू लर्न हिस्ट्री। इतिहास की जानकारी दो चीज़ों पर निर्भर करती है। एक है स्रोत सामग्री का विवेचन, सावधानी पूर्वक करना, क्योंकि इतिहास में तो कोई बैठा हुआ आदमी तो है नहीं। जैसे आपको अपने दादाजी के बारे में जानना है, तो आप दादाजी से किस्से सुन लेते हैं, लेकिन आपको दादाजी के बारे में जानना है, तो ऐसा तो कोई आदमी बैठा हुआ नहीं जो उस समय के समाज के बारे में बताएगा। तो इस समय के समाज के बारे में कौन बतलाते हैं? स्रोत बताते हैं। जो सामान वहाँ से मिला, जो लिखावट वहाँ से मिली, जो पुस्तकें वहाँ से मिली, वह सब कुछ कहते हैं उस समय के समाज का सच। प्राचीन काल के इतिहासवेत्ताओं को विभिन्न किस्म की स्रोत सामग्री का उपयोग करना पड़ता है। इसमें कुछ स्रोत सामग्री विश्वसनीय होती है और कुछ नहीं भी होती है। इट मे बी पॉसिबल कि कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है, कुछ बातों को ज़्यादा अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को बेहतर बताने के लिए सामग्री सही मात्रा में मिल भी नहीं पाती है। इसलिए विश्वसनीय स्रोत सामग्री को ज़्यादा महत्व देना जरूरी है। दूसरी चीज़ है कि इतिहासवेत्ता अतीत के किसी विचार को प्रस्तुत करने के बारे में जो दलीलें देते हैं, वह बुद्धि संगत होनी चाहिए। कोई भी सामान अगर वस्तु कहीं मिला है, तो उस वस्तु से जोड़ करके जो दलील दी जाती है, जो तर्क दिए जाते हैं, वह तर्क ऐसा हो जो सांस्कृतिक मेल मिलाप से संबंध रखे। ऐसा कोई तर्क जो वैज्ञानिक आधार पर जिसकी पुष्टि ना हो, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। ऐतिहासिक घटनाओं के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। इन कारणों की पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए। अतीत की बुद्धिपूर्वक जांच पड़ताल करना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है। केवल इसी के तरीके से ऐतिहासिक ज्ञान आगे बढ़ सकता है। कोई भी इतिहास की ज्ञान की पुष्टि, उस बात को स्थापित करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए उसकी
बहुत नैसर्गिकता के साथ, बहुत छानबीन के साथ, बहुत बारीकी से उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इसके अलावा अतीत का अध्ययन बड़ा ही दिलचस्प होता है। ये गड़े हुए खजाने की खोज के खेल जैसी है। जिस तरह हम लोग कहीं खजाना छुपा देते हैं, उसके नक्शे से उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, उस खेल जैसा ही अतीत की खोज है। इस खेल में खजाने खोजने के लिए भिन्न भिन्न जगहों पर सुराग या संकेत छिपे रहते हैं। एक सुराग मिलने पर तुम्हें अगले सुराग का पता चल जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अंत में तुम खजाने तक पहुंच जाते हो। इतिहास के मामले में खजाने का अर्थ है यह जानना कि तुम्हारे जन्म के काफ़ी पहले दुनिया में हमारे पास क्या क्या घटित हुआ, कितने कैसी ज़िंदगी होगी। कभी विचार करना चाहिए हमें कि आज हम इतनी बेहतर ज़िंदगी जी पा रहे हैं। अगर तकनीक के मामले में कहे, सोचिए उस समय क्या ज़माना होगा। ना लोगों को जब लिखना नहीं आता होगा, लोगों को जब वो ठीक से अपनी बात को संप्रेषित करना नहीं आता होगा, कैसे खाते होंगे लोग, कैसे पढ़ते होंगे, कैसे सोचते होंगे, कैसे साथ में रहते होंगे। जब बल्ब नहीं आया होगा, रात में कितना डर लगता होगा, कैसे उन्होंने ज़िंदगी जिया होगा। क्या आपको जानने की इच्छा नहीं करती? अगर आपको इच्छा कर रही है, इस सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इतिहास में मिलेंगे। भारत के अतीत की शुरुआत कई हजार साल पहले हुई। हमारे पूर्वजों ने अपने पीछे जो चीज़ें छोड़ी हैं, उनसे हमें अतीत के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। नज़दीक के अतीत के बारे में हमें लिखित और मुद्रित दस्तावेजों से जानकारियाँ मिलती हैं। अगर हम देखें तो बहुत प्राचीन जो इतिहास है, आज से 10,000 20,000 साल पहले, 8,000 5,000 साल पहले, ऐसे समय के इतिहास में हमें कुछ लिखित स्रोत नहीं मिल पाता है। लेकिन जब हम कुछ नज़दीक के इतिहास देखते हैं, लगभग लगभग 3500 से 4000 साल पहले का इतिहास अगर हम देखते हैं, 3500 साल पहले का इतिहास, तो हमें कुछ लिखित जानकारियाँ मिलती हैं, कुछ मुद्रित दस्तावेज मिलते हैं, अभिलेखों के रूप में, पांडुलिपियों के रूप में। ये सभी जानकारियाँ हमें मिलती हैं। जब अभी छपाई का ज्ञान नहीं था, उस युग के हमें कागज़ पर हाथ से लिखे हुए लेख या ग्रंथ मिलते हैं। परंतु उसमें पहले के युग में जब कागज़ नहीं बना था, तो लेख और ग्रंथ ताड़पत्रों पर, भोजपत्रों पर, ताम्रपत्रों पर लिखे जाते थे, जिन्हें हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। कभी कभी लेख बड़ी बड़ी शिलाओं पर, खंभों पर, पत्थरों की दीवारों पर, मिट्टी तथा पत्थर के छोटे छोटे फलकों पर भी उकेरे जाते थे। अतीत में और अधिक पीछे एक ऐसा समय था जब लोग लिखना ही नहीं जानते थे। प्राचीन काल के उन लोगों के जीवन के बारे में हमें जानकारियाँ उन चीज़ों से मिलती है जो वहाँ छोड़ गए हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन जिन्हें मृत भांड कहते हैं, उनके हथियार, उनके औजार। ये ठोस चीज़ें हैं, हम इन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं और लंबे समय तक यह सुरक्षित भी रही थी। कभी कभी तो इन चीज़ों को सचमुच ही धरती से खोद कर निकालना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें ऐतिहासिक खजाने की खोज निकालने के खेल के सुराग हैं। तभी हम इन सुरागों की मदद से ढूंढते हैं कि आखिर उस समय का मानव आखिर करता क्या था, जीता कैसे था, खाता क्या था, कैसे अपने जीविकोपार्जन के लिए साधन जुटाता था। सुराग अनेक प्रकार के हो सकते हैं। ज़्यादा उपयोग हस्तलिपियों का होता है। जो हाथ से लिखे हुई चीज़ें हैं वो ज़्यादा प्रामाणिक मानी जाती हैं। हस्तलिपियाँ उन पुस्तकों को कहते हैं जो ताड़पत्रों, भोजपत्रों या कागज़ पर लिखी गई हैं। आमतौर पर कागज़ की हस्तलिपियाँ भी अधिक मिलती है, यद्यपि ये उतनी पुरानी नहीं होती जितनी ताड़पत्र और भोजपत्र पर लिखी पुस्तकें होती हैं। या ज़्यादा पुरानी पुस्तकें जिन भाषाओं में लिखी है, उनमें से कुछ भाषाएं आज हमारे देश में नहीं बोली जाती, जैसे प्राकृत और पाली भाषाएं। दो भाषाएं जिनका प्रयोग हमारे गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ने अपने विचारों को फैलाने के लिए किया था। दूसरी अनेक पुरानी पुस्तकें संस्कृत और अरबी भाषा में मिली हैं। इन भाषाओं का आज भी हम अध्ययन करते हैं। कभी कभी धार्मिक संस्कारों में भी इनका इस्तेमाल करते हैं। आप देखते होंगे जब पूजा पाठ होता है तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है, संस्कृत के मंत्रों का उच्चारण होता है। अरबी भाषा का प्रयोग जो है वो इस्लाम धर्म के रीति रिवाजों में हो रहा है। पर आज हम इन्हें अपने घरों में नहीं बोलते, क्योंकि आज तो हम जनसाधारण के लिए हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, अपनी भाषा में बात करते हैं। लेकिन इन भाषाओं का वजूद है। ये भाषाएं हमारे जीवन का हिस्सा थी। अगर पाली और प्राकृत की बात करें, यही भाषा धीरे 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 कालांतर में ये आम जनों की भाषा में कई सारी बोलियों में विभक्त होती चली गई। ये भाषाएं विलुप्त नहीं हुई, इन भाषाओं ने अपने रूप में परिवर्तन ला दिया। तमिल भाषा में भी पुरानी पुस्तकें मिलती हैं। दक्षिण भारत में बोली जाने वाली इस तमिल भाषा के काफ़ी पुराना साहित्य मिलता है और इससे स्थापित होता है कि संस्कृत
जितना पुराना ही भारत में तमिल भाषा है, और भाषा का सौंदर्य बड़ा अनूठा है। तमिल भाषा में अपनी सांस्कृतिक मौलिकता को बचाने का भी प्रयास किया गया है। उनके ग्रंथों में ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं। ये सब शास्त्रीय भाषाएं कहलाती हैं। दुनिया के अनेक भागों का इतिहास विभिन्न शास्त्रीय भाषाओं में लिखा मिलता है। प्राचीन यूरोप में पुस्तकें प्रायः यूनानी, ग्रीक और लैटिन भाषा में मिलती है। जो यूरोप के देश हैं उनकी जो पुरानी भाषा है, अभी अंग्रेजी तो उनकी बहुत नई भाषा है, लेकिन जो उनकी पुरानी भाषा है यूनानी, ग्रीक, लैटिन भाषा। पश्चिमी एशिया में पुस्तकें अरबी और हिब्रू भाषा में मिलती हैं। जो भारत के पश्चिमी इलाके में है, जो हिब्रू भाषा का क्षेत्र है, मतलब तुर्की, आपका पूरा मध्य एशिया का क्षेत्र, ये सभी जगह अरबी और हिब्रू भाषा में मिलती हैं पुस्तकें। और प्राचीन चीन में शास्त्रीय चीनी भाषा में लिखी जाती हैं। भारत की हस्तलिखित पुस्तकें जिन लिपियों में द्वारा लिखी गई वो आज की लिपियों से काफ़ी मिलती जुलती हैं। संस्कृत की अधिकतर पुस्तकें देवनागरिक लिपि में लिखी गई, क्योंकि संस्कृत की भाषा जो है वह देवनागरिक लिपि में लिखी जाती है। देवनागरिक लिपि में लिखी इन पुस्तकों को जब तुम पढ़ सकोगे, परंतु जब तक तुम्हें संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं होगा तब तक समझ नहीं पाओगे इन पुस्तकों में क्या लिखा है। लेकिन 2000 साल पहले की लिखावट काफ़ी भिन्न रही है। मतलब जो उस समय का संस्कृत था और जो आज का संस्कृत है, इन दोनों संस्कृत में भी अंतर है। भाषा अपने आप में रूपांतरण के दौर से गुजरती है, लेकिन उस जमाने के अभिलेख पढ़ने के लिए तुम्हें उस पुरानी लिखावट या लिपि को मेहनत करके सीखना होगा। उस अधिक प्राचीन लिपि को लिखी गई हस्तलिपियाँ आज नहीं मिलती, पर उस जमाने के अभिलेख आज भी मिलते हैं, क्योंकि हस्तलिपियाँ जो ताड़पत्र और ताम्रपत्र पत्रों पर लिखी जाती थी वो सभी नष्ट हो गई। लेकिन जो पत्थरों पर लिखे गए शिलालेख जैसे वो आज भी मौजूद हैं, क्योंकि वह ठोस थे। पत्थर की सतह पर धातु के पत्रों पर जो लेख उखेरे जाते हैं उन्हें शिलालेख या अभिलेख कहते हैं। देश के विभिन्न भागों में विभिन्न भाषाओं में ऐसे अनेक अभिलेख मिलते हैं। अतीत के बारे में जोड़ बटोर कर जानकारी प्राप्त करने के लिए ये अभिलेख एक प्रकार से सुरागों का काम करते हैं और पता लगाने में मदद करते हैं कि आखिर अतीत में जो लोग जीवन जी रहे थे वह कैसा जीवन जी रहे थे। हस्तलिखित पोथियाँ प्रायः पुस्तकों में मिलती हैं, परंतु अभिलेख शिलाखंडे, स्तंभ, प्रस्तर फलकों और भवनों और धातु पत्रों पर पाए जाते हैं। अभिलेख शिलाखंड, पत्थरों के खंड, स्तंभ मतलब पिलर, प्रस्तर फलक मतलब एक तरह का पत्थर का सीट जैसा, मतलब पत्थर का परत जैसा, भवन वगैरह में, धातु पत्र में ये सभी पाए जाते हैं जो आज भी सुरक्षित हैं। भारत के इतिहास के बारे में अधिकतर जानकारी हमें पुरातत्व विज्ञान द्वारा जुटाकर सबूतों से मिलती है, क्योंकि पुरातत्व विभाग जो है एक सर्वेक्षण का विभाग है जो जमीन से निकली हुई सामानों का अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल के अवशेषों के अध्ययन को पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। इन अवशेषों में स्मारक या भवन, सिक्के, मिट्टी के बर्तन, पत्थर और धातु के औजार, प्रतिमाएं, मूर्तियां और अनेक किस्म की ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सदियों पहले के लोग अपने दैनंदिन जीवन में प्रयोग करते थे। उस समय के लोग किस धातु का औजार का प्रयोग करते थे, कैसे सिक्के थे, घर की आकृति कैसी थी, मिट्टी के किस तरह का बर्तन का इस्तेमाल करते थे, ये सब की जानकारियाँ मिलती हैं। कुछ अति प्राचीन नगर और गांव या तो उजड़ गए या तो नष्ट हो गए, उनके मकान धरती के भीतर समा गए, उनका उत्खनन करना पड़ता है। यानी कि देखा जाए तो धरती के भीतर जो समा गए उनका उत्खनन करने के बाद हमें धरती से खोद कर उन्हें निकालना पड़ता है। परंतु कुछ प्राचीन भवन आज भी खड़े हैं, जैसे मंदिर, इन्हें उत्खनन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। तो ये सारे मंदिर जो हैं उस समय के इतिहास की जानकारी देते हैं। पुरातत्व विज्ञान की सामग्री से हमें जानकारी मिली है हजारों साल पहले भारत के स्त्री पुरुषों का जीवन किस प्रकार रहा। उन्हें हम आदिम व्यवस्था वाला जीवन कहते हैं, क्योंकि लोग जीविका के लिए ज़्यादातर प्रकृति पर निर्भर थे, क्योंकि उनका जीवन जो था सिर्फ प्रकृति पर ही पूरी तरह से निर्भर था। कंदमूल, फल खाना, गुफाओं में रहना, पेड़ के पत्ते लपेटना, ये सभी उनके जीवन थे। ना वो अपना भोजन पकाते थे, ना उनके कपड़े सिले थे, ना ही उनके कोई घर थे। चूँकि वे अनाज और सब्जियां नहीं उगाते थे, पौधों और पेड़ों से जो मिलता था उसी से गुजारा करते थे। पशुओं को पालने की बजाय उनका शिकार करते थे। तो प्रारंभ में मनुष्य जो था वह शिकारी था, इसलिए उसे खाद्य संग्राहक कहते हैं। भोजन को जमा करता था, वह उत्पादक नहीं था। खाद्य संग्राहक से उत्पादक की यात्रा ही मानव जीवन के विकास की यात्रा है।
आगे जब हम धीरे धीरे अपने आसपास के पौधों और पशुओं के बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करेंगे, तो उनके औजारों और काम करने के ढंग में कैसे सुधार हुआ, तब उनका जीवन सुविधाजनक बना। अंत में उन्होंने पौधे उगाने, पशु पालने के तरीके खोज निकाले। उस अवस्था को मानव को हम लोग क्या कहते हैं? अभी मैंने बतलाया, मानव का खाद्य उत्पादक, यानी कि एक संग्राहक से उत्पादक की यात्रा। तब मानव केवल उन चीज़ों पर निर्भर नहीं रह गया जो प्रकृति से मिलती है, बल्कि आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन भी आरंभ कर दिया। जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी सुधार था। जल्दी ही इन लोगों का जीवन स्तर अधिक सुधर गया, क्योंकि जैसे ही आप संग्राहक से उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, आप प्रकृति पर निर्भरता को कम करते हैं। और प्रकृति पर जितनी अधिक निर्भरता मनुष्य की रहेगी, प्राकृतिक चुनौतियों का सामना उतना अधिक करना पड़ेगा। वह न केवल बढ़िया झोपड़ियों में रहने लगे, बल्कि उन्हें चिंतन करने, अपने विचारों को लिपिबद्ध करने और अपना रहन सहन सुधारने के लिए पर्याप्त समय मिलने लगा। भारत एक बड़ा उपमहाद्वीपीय है महाद्वीप है। उपमहाद्वीप वैसे क्षेत्र को कहते हैं जहाँ विविध प्रकार की भौगोलिक संस्कृति है। एक महाद्वीप का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत है, परंतु इनके भौगोलिक लक्षण सुस्पष्ट है। उत्तरी सीमा पर जो पर्वत हैं, वह भारत को पश्चिमी और मध्य एशिया से अलग करते हैं। जिस पर्वत का नाम आपको पता है, हिमालय पर्वत कहते हैं। परंतु इन पर्वतों में अनेक दर्रे हैं। जब पर्वत हैं तो दर्रे किन्हें कहते हैं, समझिए। दो पर्वतों के बीच का जो रास्ता होता है वह दर्रा कहलाता है, जिसके माध्यम से आसानी से लोग इस क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं। वे संपर्क के रास्ते थे और सदियों तक लोग इन्हीं दोनों से आते जाते रहते थे। आपको पता है कि प्राचीन काल से ही हमारे व्यापारिक मार्ग बने थे। इन्हीं दर्रों के माध्यम से ही आपको ये भी जानकारी मिली होगी कि भारत पर जब सिकंदर आक्रमण किया था तो हिंदुकुश पर्वत के खैबर दर्रा को पार करके किया था। तो यही दर्रा दो पहाड़ों के बीच का मार्ग ही रास्ता बनता है। ये पहाड़ी दर्रे विचारों के आदान प्रदान का भी मार्ग बने, क्योंकि ये रास्ते जो थे एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र को जोड़े। क्योंकि जब कोई दो व्यक्ति का आपस में मिलन होता है तो सिर्फ बस व्यक्ति का मिलन नहीं होता है, इससे मिलते हैं विचार और इससे बदलती है संस्कृति। सिंधु और गंगा के मैदान उपजाऊ क्षेत्र थे, इसलिए अनेक लोग यहाँ आकर बस गए। आरंभ में यहाँ घने जंगल थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें काटा गया, जमीन को कृषि योग्य बनाया गया। जब सिंधु और गंगा के मैदानी इलाके में, क्योंकि देखिए संस्कृति का विकास तो नदियों किनारे ही होगा। जहाँ नदियाँ होंगी वहाँ लोग बसना पसंद करेंगे, क्योंकि नदियाँ उन्हें कृषि के लिए जल मुहैया कराती है। नदियाँ उन्हें पीने का पानी देती है। नदियों के बगल में ढेर सारा चारा उग जाता है जानवरों के लिए। जानवरों को पानी की व्यवस्था हो जाती है और नदियाँ परिवहन का मार्ग भी बनती हैं। अतः जीवन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, जीवन में स्थायित्व की स्थापना के लिए जितनी भी अधिकांश सभ्यताओं का विकास हुआ वह नदियों के किनारे ही हुआ। तभी जाकर इन मैदानों में कई राज्यों का उदय और विस्तार हुआ। यदि तुम दिल्ली से कलकत्ता तक यात्रा करो तो तुम्हें दूर दूर तक खेत नजर आएंगे। आज यकीन करना कठिन है, किसी समय इस क्षेत्र में घने जंगल थे, क्योंकि इस क्षेत्र को लोहे की मदद से जब क्रांतिकारी बदलाव आए जीवन में, 1000 ईस्वी पूर्व, आज से 3000 साल पहले जब मानव के हाथ में लोहा लगा तो उस लोहा ने क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया और इन जंगलों की सफाई करके कृषि योग्य भूमि बनाई गई। भारतीय प्रायद्वीपीय एक ऊंचा पठार है, क्योंकि मैंने पर्वत की बात की, उसके बाद मैंने मैदान की बात की, और दक्षिण भारत के मध्य में एक पठार है जिसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। इसमें से अनेक नदियां बहती हैं। आप बहुत सारी नदियों का नाम सुने होंगे। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां जो हैं इन्हीं प्रायद्वीपीय पठार से बहती हैं। आरंभ में नदियों की इन घाटियों में आदमी ने अपनी बस्तियां बसाई। भारत के पश्चिमी और पूर्वी समुद्र तट के क्षेत्र भी उपजाऊ थे। आपको पता है कि जितने भी समुद्री तट के जो क्षेत्र थे वह सभी उपजाऊ थे और उस उपजाऊ क्षेत्रों में तरह तरह के फसल का उत्पादन हुआ। पूर्वी समुद्र तट के क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ हैं, क्योंकि वहाँ नदियाँ डेल्टाएँ बनाती हैं। क्योंकि हिमालय से निकलने वाली जितनी भी नदियां हैं वह पूर्वी में निकल जाती हैं, चाहे वह दक्षिण भारत की नदियां हों। अधिकांश नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। खाड़ी में गिरने से पहले ये नदियां अपने साथ लाई गई उर्वर मिट्टियों को समुद्र के किनारे बिछा देती हैं, जिनसे डेल्टा का निर्माण होता है और यह डेल्टा प्रदेश काफ़ी ज़्यादा उर्वरक होता है। जिन क्षेत्रों में वातावरण अनुकूल होता है वहाँ अधिक बस्तियाँ बसती हैं, क्योंकि जहाँ पर टेम्परेचर, तापमान, वर्षा सब कुछ अगर अनुकूल हो तो हम लोग वहीं पर जीवन जीना पसंद करते हैं।
विभिन्न क्षेत्रों में पैदा होने वाली चीज़ों का लेन देन करने के लिए बस्तियों के लिए आपस में संबंध स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ का उत्पादन अगर एक जगह हो रहा है तो दूसरी जगह उसकी मांग होगी, दूसरे का उत्पादन पहले जगह, और इस तरह से दोनों बस्तियों के बीच में संबंध बनेंगे और इससे जन्म क्या होगा? व्यापार का जन्म होगा और संपर्क सूत्र व्यापारीय मार्गों में बदल जाएंगे और जहाँ जहाँ ये सारे केंद्र बिंदु में बसते जाएंगे उनके बीच में आपस में संपर्क बनते जाएगा। और संपर्क किस लिए बनेगा? क्योंकि एक जगह जो उत्पादन हो रहा है वहाँ दूसरी जगह नहीं हो रहा है, दूसरी जगह उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जाएंगे। आसान शब्दों में समझिए कि अगर एक जगह है जहाँ चावल की खेती होती है और बी जगह है जहाँ पर गेहूं की खेती होती है, ए और बी जो है आपस में जुड़ेंगे, क्योंकि बी वाला गेहूं ए जगह में पहुंचाएगा और ए वाला गेहूं बी को चावल बी को पहुंचाएगा। इस तरीके से दोनों में जुड़ाव आ जाएगा। इन दोनों जुड़ाव के बीच में अगर दूरी अधिक रहेगी तो बीच में दोनों कहीं ठहरेंगे, ये जो होल्ट बनेगा यहाँ पर नए शहर का निर्माण हो जाएगा और इस तरीके से कई सारे नगरों का निर्माण व्यापारिक केंद्रों के रूप में हुआ। व्यापार से लोगों का आवागमन तो बढ़ावा मिलता है, व्यापारी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, इस तरह लोगों में आपसी मेल मिलाप बढ़ता है। सबसे पहले लेन देन और आवागमन करने वाले वे लोग पशुचारी लोग थे। अधिकांश लोग क्या थे? पशुचारण करते थे और विभिन्न चारागाहों तक ले जाते थे। आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं चारागाह तक जाने के लिए खास करके जम्मू कश्मीर वगैरह इलाके में ठंडे प्रदेश ठंडे होने के कारण नीचे उतर जाते हैं जब बहुत ठंडा होता है, और फिर गर्मी जब होता है तो ऊपर चले जाते हैं। जहाँ ऐसे लेन देन में सफलता मिली, धीरे धीरे लेन देन का काम पूरा जिम्मा व्यापारियों ने ले लिया और वाणिज्य व्यवसाय को बढ़ावा मिला। इसलिए पशुपालन, कृषि, व्यापार मनुष्य के महत्वपूर्ण कार्य हैं और ये इतिहास के विकास में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। कौन लोग कहाँ से आए या जानने का एक तरीका है उस क्षेत्र की भाषाओं का अध्ययन करना। देखिए, क्योंकि अगर कहीं दो लोग आपस में मिल रहे हैं तो उनके बीच में आपस में भाषाई संबंध तो बनेंगे ही बनेंगे, और जब दो लोग आपस में मिलेंगे तो अपनी भाषा का आदान प्रदान जरूर करते हैं, अपनी भाषा ले जाते हैं और नए लोगों की भाषा स्थानीय भाषा के लोगों के साथ मिश्रण हो जाता है और इससे एक नई भाषा का निर्माण होता है। भाषाओं के इस मिश्रण से एक नई भाषा बनती है और जिससे पता चलता है कि उस भाषा में कुछ शब्द जो थे उस भाषा के रह जाते हैं, कुछ शब्द अपनी भाषा के रह जाते हैं और एक नई भाषा बन जाती है। जिन क्षेत्रों के लोगों का दूसरे लोगों के साथ अधिक संपर्क होता है उनका देश सब जीवन तेजी से बदलता है, परंतु कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जो दूसरे से कटे और अलग थलग बने रहते हैं, जिनका इस संपर्क दायरे से ज़्यादा संबंध नहीं रहता। ऐसे क्षेत्रों के लोगों के जीवन में कम परिवर्तन आता है। आप अभी सुने होंगे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कुछ ऐसी जनजातियां हैं जो पूरी दुनिया से बहुत दिनों से अलग है, जिस कारण से उनका विकास, उनके अंदर का जो परिवर्तन है कम होता है, क्योंकि वो अपने तरह का जीवन जी रहे हैं। भारत के कुछ भागों में ऐसे क्षेत्र जहां अधिक परिवर्तन नहीं हुआ, ऐसे क्षेत्रों में अक्सर जो लोग बसते हैं उन्हें हम आदिम जनजातियां या आदिम संस्कृति कहते हैं, जो अभी तक उसी रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं जो उनके पूर्वज फॉलो करते हैं। भारतीय संस्कृति के अध्ययन में इनका बड़ा महत्व है। इनका जीवन क्रम प्राचीन भारत के उस समय के लोगों के जीवन के समान है जब भारतीय संस्कृति प्रारंभ हुई थी। इनके जीवन दशा को देखकर यह बिल्कुल सुस्पष्ट जानकारी मिलता है कि उस समय के लोग कितना मुश्किल से, कैसे प्रकृति से सामना करते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित तरीके से चलाने का प्रयास करते थे। इनमें ऐसे अनेक पुराने जीवन मूल्य मौजूद हैं जो भारत के अन्य भागों में लुप्त हो गए। जो जीवन परंपराएं हैं, जो संस्कृति हैं, या जिस प्रकृति पूजा की हम बात करते हैं, आप देखते होंगे कि आदिम जाति के कुछ लोग, जनजातीय लोग आज भी कुछ विशेष प्रकार के वृक्षों की पूजा करते हैं, एक विशेष प्रकार का नृत्य करते हैं। ये सभी क्या बतलाते हैं कि प्राचीन काल में ऐसे नृत्य और ऐसे वृक्षों की पूजा पहले हमारी संस्कृति में लोग किया करते थे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि भारत में ऐसी आदिम संस्कृतियां अब भी जीवित हैं और इनमें से अनेक बातों की जानकारी हमें इनसे प्राप्त होती है कि आखिर प्राचीन समय में हमारा जीवन कैसा था, क्योंकि अतीत की स्मृतियों को जिसने भुला दिया वो आने वाले भविष्य में अपने आप को पूरी तरह से निस्तेज साबित कर देगा। तो अतीत के प्रति हमें आभार रखना चाहिए, हमें अतीत के प्रति सम्मान रखना चाहिए। जो अपने अतीत का सम्मान नहीं करते वो अपने आने वाले भविष्य को सही संस्कृति और सही जानकारी नहीं दे पाते। इतिहास का अध्ययन हमें अतीत के प्रति, हमारे अतीत के प्रति हमें आदर के भाव से भरेगा, क्योंकि अगर अतीत ही ना होता तो हम आज की कल्पना
नहीं कर सकते। बीता हुआ कल ही हमारे आने वाले कल में होने वाली समस्याओं के समाधान की हमें सीख देता है। इसीलिए अतीत की जानकारी बहुत अहम है। धन्यवाद।